नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि एसएससी जीडी का न्यू टारगेट बैच चला हुआ है, तो इसमें हम अपने 20 प्रश्न हिंदी के कवर करेंगे। तो आज ये पहली क्लास है, तो आइए बिना विलंब के आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं शब्द विचार, क्योंकि पूरी हिंदी 3 ही बातों में समावेश होती है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कि जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द एक ऐसी शक्ति होती है जिसके बिना भाषा अधूरी है। शब्द ही किसी भाषा पे शासन करते हैं। अब जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, यदि शब्दों का समावेश ना हो, शब्दों का शब्दकोश अच्छा ना हो, तो मेरी भाषा बेहतर नहीं हो पाएगी। उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका प्रकरण है शब्द विचार। क्या प्रकरण है? शब्द विचार। देखिए, शब्द विचार में टॉपिक है आज का, हमारा प्रकरण है शब्द विचार। सबसे पहले जानेंगे कि शब्द होता क्या है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिसका एक सार्थक अर्थ होता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। दोबारा सुनिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द इन 4 बातों पर निर्भर करता है। वो 4 कौन है? या तो किसी भी शब्द का निर्माण उपसर्ग से होगा, या किसी भी शब्द का निर्माण प्रत्यय से होगा, या उस शब्द में संधि होगी, या फिर उस शब्द में समास होगा। कोई भी शब्द इन 4 बातों पर निर्भर करता है। अर्थात कहें तो किसी भी शब्द का निर्माण इन चारों से होता है, या तो उपसर्ग से, या प्रत्यय से, या संधि से, या समास से। इसके बाद कोई भी शब्द में विकार या परिवर्तन जो होता है, वो भी इन चारों से होता है, या तो लिंग से, या वचन से, या काल से, या फिर कारक से। किसी भी शब्द का परिवर्तन जो होता है वो इन चारों से होता है: लिंग, वचन, काल और कारक। आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उप माने पास और सर्ग माने दृष्टि। जो पास रह के दृष्टि डाले, अर्थात यूं कहें कि किसी शब्द के पूर्व में कोई शब्द या शब्दांश जुड़कर उसके लिंग, वचन, काल, कारक को परिवर्तित कर दे, अर्थात उसमें कोई विकार उत्पन्न कर दे, कोई नया शब्द बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ध्यान एक ही बात का रखना है कि किसी भी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय तभी हो सकता है जब उस शब्द में मूल शब्द बचता हो। अर्थात मूल शब्द के पहले ही कुछ जुड़ सकता है और मूल शब्द के ही बाद में कुछ जुड़ सकता है। जैसे आइए समझते हैं। यहां लिखा हुआ है बेकसूर। अभी इसमें से बे को बाहर निकाला जाए, बे का मतलब बिना कसूर का, तो इसका मतलब इसमें कसूर क्या है? ये मूल शब्द है। कसूर क्या है? मूल शब्द है। और इस मूल शब्द के पहले जो जुड़ा वो एक नया अर्थ देता है, नया परिवर्तन दे रहा है, तो ये क्या बन गया? बेकसूर, अर्थात इसमें उपसर्ग है। दूसरी बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है? कोई शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ दे, उसके लिंग, वचन, काल को परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये भी यही निर्भर करता है कि जिस शब्द में मूल शब्द होगा उसी के अंत में प्रत्यय जुड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए मधुरता, तो इसमें मधुर को यदि बाहर निकाला जाए तो अंत में क्या बचता है? ता बचता है। जैसे बूढ़ा धन आपा, तो क्या बचता है? आपा बचता है। लेख धन अक, लेखक बचता है। तो किसी भी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय तब होगा जब उसमें मूल शब्द बचता हो। एक बार परीक्षा में पूछा है कि बताइए ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द क्या है, तो इसमें इतिहास मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा है, तब ऐतिहासिक बना है। ऐसे ही पूछे राजनैतिक शब्द में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द राजनीति है, उसमें इक लगा है तो बना है राजनैतिक। ऐसे भौगोलिक, ऐसे दैहिक, ऐसी शारीरिक अनेकों शब्द बन सकते हैं। संधि क्या है? 2 वर्णों का मेल होने के बाद जो विकार होता हो, जो परिवर्तन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो किसी भी शब्द में संधि तब होगी जब 2 वर्ण मिले आपस में, लेकिन मिलने के बाद एक नया विकार उत्पन्न करें, एक नया परिवर्तन करें, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास क्या है? समास का, जैसा कि जानते हैं आप, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास का मतलब है कि 2 सार्थक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है, जिसका एक संक्षेप में भी लिखा जा सके और उसको विग्रह के रूप में लिखा जा सके। उदाहरण स्वरूप समझे, दशानन। 10 है मुख जिसके, अर्थात हम एक नए अर्थ पर चले गए, नए शब्द पर चले गए, अर्थात कौन? रावण। गजानन, गज जैसा मुख है जिसका, अर्थात कौन? गणेश। इस प्रकार से समास। तो याद रहे, किसी भी शब्द में
चार बातों पर कोई भी शब्द निर्भर करता है, या तो उस शब्द में उपसर्ग होगा, या उस शब्द में प्रत्यय होगा, या उस शब्द में संधि होगी, या उस शब्द में समास होगा। और किसी भी शब्द में परिवर्तन या तो उसके लिंग के आधार पर होगा, या उसके वचन के आधार पर होगा, या उसके काल के आधार पर होगा, या फिर किसके आधार पर होगा, कारक के आधार पर होगा। आइए चलिए सबसे पहला वर्गीकरण हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, जिसमें हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, दूसरा क्या है यौगिक शब्द, और तीसरा क्या है योग रूढ़ शब्द। अब एक एक को जानते हैं कि रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्द को। देखिए साथियों, आपको एक बात से अवगत कराऊं कि आप इन सुविधाओं पे ध्यान न देके कंटेंट पे ध्यान दीजिए, निश्चित ही आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसे मैं आपको आश्वस्त कराता हूं। एक बार आप इस क्लास को मन से देख करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको कभी भी पूरी लाइफ में हिंदी द्वारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे आप किसी भी लेवल का परीक्षा दें, ऐसा मुझे विश्वास है। और पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़िए, निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे पहला क्या है रूढ़ शब्द। देखिए ऐसे शब्द जिसमें इन चारों में से कोई ना हो, अर्थात वे शब्द जिसमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, वे शब्द जिनमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इन चारों में से कोई ना हो, उसे हम क्या कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में समझे कि वे शब्द जिनके खंड करने पर या विच्छेद करने पर किसी भाग का कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अभी एक शब्द है खाट। अब खाट में ना तो कोई उपसर्ग है, ना कोई प्रत्यय है, ना कोई संधि है, और ना ही कोई समास है। और दूसरे तरीके से देखें तो खाट का यदि विच्छेद करें, उसके खंड करें, तो खा धन टे, अर्थात दोनों तरफ का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार से रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास में से कोई सा न हो। उदाहरण के लिए कुत्ता, बैल, हाथी, भैंस, बकरी, जूते, चप्पल, किताब, ये सभी क्या है रूढ़ शब्द है। दूसरी बात यौगिक शब्द क्या होता है। अब यौगिक शब्द है कि कोई भी दो रूढ़ शब्द एक साथ मिला के एक नया शब्द यदि बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरी भाषा में ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग प्रत्यय संधि या समास इन चारों में से कोई एक हो या होने को चारों भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए ध्यान से, जैसे एक शब्द लिखा है विद्यालय। अब विद्या धन आल्य, तो आल्य से पहले विद्या जुड़ा, अर्थात उसमें उपसर्ग है। विद्या के बाद में आल्य जुड़ा, अर्थात उसमें प्रत्यय है। विद्या में आ, आल्य में आ, अर्थात एक दीर्घ संधि बन गई। स्वर संधि का ही भेद है जो, वो क्या बन गया, इसका मतलब इसमें संधि भी है। और विद्या के लिए आल्य, इसका मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास भी है इसमें। तो कहने का आशय यह है कि यौगिक शब्द वे होते हैं जो जिन शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इन चारों में से कोई एक हो या फिर चारों ही हो, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे रसोई घर, रसोई का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। विद्यालय, पुस्तकालय, न्यायालय, प्रतीक्षालय, भोजनालय, पुस्तकालय, इस तरह से अनेकों शब्द हो सकते हैं। आइए चलिए तीसरी बात करते हैं। अगला है योग रूढ़ शब्द। ये क्या है, ऐसे शब्द जिनको कहने से, सुनने से, देखने से हम किसी तीसरे नए अर्थ पर चले जाते हो, अर्थात यूं कहें कि जिसका कोई नया ही तीसरा अर्थ निकलता हो कहने से, सुनने से, बोलने से, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। और सभी योग रूढ़ ध्यान रहे वो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे अभी मैंने एक शब्द लिखा पंकज। पंकज का अर्थ है, पंख माने कीचड़, कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात कौन, कमल। अब कीचड़ में धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अनेकों चीज पैदा हो सकती है, लेकिन पंकज केवल कमल को कहा जाता है। ऐसे ही अभी कहा जाए गजानन, गज जैसा मुख है जिसका, कहते ही और सुनते ही तुरंत हम आप किस पर चले गए, गणेश पर चले गए। लंकेश कहते ही हम किस पर चले गए, रावण पर चले गए। दशानन कहते ही हम कहां चले गए, रावण पर चले गए। पीताम्बर कहते ही हम कहां चले गए, कृष्ण पर चले गए। इस प्रकार से जिन शब्दों का कोई एक विशेष अर्थ होता हो, जो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, या फिर यूं कहें कि जिनसे कोई नए शब्द का अर्थ का बोध होता हो, उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। और सभी योग रूढ़ शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास का मतलब ही है कि जिसके अन्य अर्थ पर हम चले जाएं, जिसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती हो। अब इसके बाद
हमने देखिए रचना के आधार पर 3 शब्दों को पढ़ा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए अभी उसी क्रम में हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जाने तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। वो 5 को एक एक करके फिर देखिए पढ़ते हैं, जल्दी नहीं करनी है किसी भी काम में। सबसे पहले है तत्सम, उसके बाद है तद्भव, उसके बाद है देशज, उसके बाद है विदेशज, उसके बाद है संकर। अब एक एक करके इनको पढ़ते। देखिए साथियों, कम पढ़ा जाए लेकिन सटीक और प्रमाणिक और तर्क संगत यदि पढ़ा जाए तो निश्चित ही हमें अच्छा लगेगा। और पढ़ने को हम ढेर सारा पढ़ लें और उसका कोई भी अंश हमें याद ना हो, कुछ भी भाग उसे पता ना हो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा मानना है और मेरा अनुभव है और यह परामर्श भी है कि आप कम पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, अच्छा पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए पहला लिखा तत्सम। तत्सम को जानते हैं, तत् का मतलब होता है उससे, उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वेशाम भाषानाम जननी अस्ति, अर्थात समस्त भाषाओं की जननी जो है वो कौन है? संस्कृत। और तत्सम का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्दों, जो संस्कृत के मूल शब्दों के अर्थात मूल भाषा के शब्दों के समान हो, या यूं कहें और बहुत आसान भाषा में समझिए कि शब्दों का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। शब्दों का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। यही पहले समझिए, उदाहरण बाद में देखेंगे। अगला है तद। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात किससे उत्पन्न? तत्सम से उत्पन्न। कहने का आशय तद्भव क्या है कि जो तत्सम शब्दों से किसी भी कारण से विकृत हो गए हो, बिगड़ गए हो, या उच्चारण के आधार पर या परिवेश के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या बोली के आधार पर उनमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो गया हो, तो उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। या यूं कहे कि शब्दों का शुद्ध रूप तो तत्सम है लेकिन शब्दों का अशुद्ध रूप क्या होता है? तद्भव होता है। एक उदाहरण से समझिए, आपको समझ में आएगा निश्चित ही। एक शब्द है दिवस। इस दिवस जैसे मंगल दिवस, थाना दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, दिवस है, लेकिन अब हम उसे दिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दिन। तो ये दिन जो शब्द है ये कहीं ना कहीं विकृत हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। शब्द है कुक्कुर अर्थात कुत्ता, तो कुक्कुर वास्तव में तत्सम है लेकिन उसका विकृत रूप क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। ऐसे ही कपाट, जैसे बद्रीनाथ के कपाट, मंदिर के कपाट, तो कपाट शुद्ध शब्द है लेकिन कपाट से किवाड़ बोला, ये क्या है? आपका तद्भव। तो यही याद रखना है कि शब्दों का शुद्ध रूप या मूल शब्द जो है, मूल की जहां बात आ जाए वो संस्कृत की बात है, और मूल शब्द जो होते हैं वो क्या है? तत्सम है। और तद्भव क्या है? उनसे कहीं ना कहीं विकृत यदि हो गए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब तत्सम और तद्भव बहुत सारे हैं, इनको याद भी आपको करना है। कुछ तो आप याद कर सकते हैं और कुछ बहुत शानदार आपके सामने ट्रिक है, उसके माध्यम से भी आप तत्सम तद्भव को समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए हड्डी का क्या है? अस्थि है, केले का क्या है? कदली है, नारियल का क्या है? नारिकेल है, हल्दी का क्या है? हरिद्रा है, कबूतर का क्या है? कपोत है, इसी तरीके से गेहूं का क्या है? गोधूम है, इसके बाद गाय का क्या है? गऊ है, शेर का क्या है? सिंह है, घोड़े का क्या है? घोटक है, मच्छर का क्या है? मत्सर है, भोरे का भ्रमर है, ठीक है, चावल का अक्षत है। अनेकों शब्द हैं तत्सम और तद्भव में, और निश्चित ही हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न तत्सम और तद्भव से अवश्य पूछा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि केले का निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो वहां कदली शब्द होगा। क्या होगा? कदली होगा। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि बताइए कपोत किस शब्द का तत्सम है, तो कबूतर का होगा। तो निश्चित ही 1 से 2 प्रश्न आपको पूछेगा। अब इतने सारे तत्सम और तद्भव हैं, तो कुछ मैं आपको सामने ट्रिक प्रस्तुत कर रहा हूं। आप निश्चित ही इस ट्रिक के माध्यम से तत्सम और तद्भव को बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। वो पहली ट्रिक क्या है? देखिए, सबसे पहली ट्रिक ये है कि एक को छोड़कर, एक क्या है? अपने आप में एक संख्या है, इस एक को छोड़कर जितनी भी गिनती होती है वो सभी तद्भव होती है। एक को छोड़कर, जैसा देख रहे हैं कि एक को छोड़कर सभी गिनती 2, 5, 7, 20, 50 चाहे जो संख्या हो वो सब क्या होती है? तद्भव होती है, अर्थात कहीं ना कहीं विकृत रूप होती है। एक का एक, 2 का द्वि, 3 का त्री, 4 का चतुर्थ, 5 का पंचम, 6 का षष्ठ, 7 का सप्तम, इस प्रकार से संख्या होती है। तो एक को छोड़कर जितनी भी गिनती शब्द है ये सब क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है कि जितने भी क्रिया शब्द हैं, जितने भी क्रिया शब्द हैं, आप क्रिया शब्द जानते हैं
कि वे शब्द जिनके अंत में ना प्रत्यय रूप में लगा हो और उससे कोई कार्य संपादित होता हो उसको हम क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, चलना, आना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया है। ऐसे शब्द जिनके अंत में ना प्रत्यय रूप में लगा हो और उससे कोई कार्य संपादित होता हो वही क्या है? क्रिया है। और ऐसे शब्द सभी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। अगर परीक्षा में पूछ ले कि बताइए लिखना शब्द निम्नलिखित में से है तत्सम, तद्भव, दोनों में से कोई नहीं, तो एक ही आंसर होना चाहिए, वो क्या है? तद्भव। तीसरी ट्रिक क्या है? तीसरा ट्रिक है कि जितने भी शब्द हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगा है, जिन पर चंद्र बिंदु लगा है, ऐसे सभी शब्द क्या होंगे? आपके तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव होंगे। चांद, आंख, गांव, आंत, कांच, पांच, ये सब क्या होंगे? इस तरह से तद्भव होंगे, अर्थात कहीं ना कहीं विकृत रूप होंगे। अब इसी के बाद अगले ट्रिक की बात करें तो वो क्या है कि जिन शब्दों पर अनुस्वार लगा हो, क्या लगा हो? अनुस्वार, जिसको आप अंकी बिंदी कहते हैं। जिन शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो वे क्या होंगे? 99% आपके क्या होंगे? तत्सम होंगे, अर्थात शुद्ध रूप होंगे। अंक, पंख, शंख, कंठ, अखंड, इस तरह से ये क्या होंगे? तत्सम होंगे। चंद्रबिंदु वाले शब्द तद्भव होंगे और अनुस्वार वाले शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। इसके बाद और भी आसान भाषा में एक दो ट्रिक और है, उसको समझिए, देखिए, देखते हैं। वो क्या है? जिन शब्दों में 1, 2, 3, 4 और ये 5, जिन शब्दों में देखिए 4 तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। और एक क्या है? ऊष्म व्यंजन। एक क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कौन सा? मूर्धन्य से। आपको पता है कि ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, दंत्य से, तालव्य से, मूर्धन्य से। वो वर्णमाला जब पढ़ेंगे तो आगे आएगी, वो उसकी वार्ता बाद में करेंगे। तो यदि किसी शब्द में क्षे, ज्ञ, त्रे, श्रे और श, इन वर्णों का यदि समावेश होता है, चाहे उस प्रारंभ में आए, चाहे अंत में आए, चाहे बीच में आए, तो निश्चित ही 99% उसका तत्सम होने के चांस होते हैं। जैसे अभी लिखा जाए कक्ष, अभी लिखा जाए पक्ष, अभी लिखा जाए यज्ञ, लिखा जाए सत्र, लिखा जाए षडानन। आप किसी भी शब्द को देखिए, अभी लिखा जाए श्रम। तो ऐसे शब्द जिनमें इन 5 वर्णों का मेल होता हो उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्योंकि ये तत्सम और तद्भव से निश्चित प्रश्न आना है, इसलिए आपके सामने ये ट्रिक बताई जा रही है कि आप आसानी से इसको याद कर लें और अगर परीक्षा में कहीं प्रश्न आता है तो वो आपका कहीं गलत ना हो। अब यदि पूछता है कि पक्ष कैसा शब्द है, तो आप देखेंगे इसमें तो कक्षा वाला शय आया हुआ है, तो ये क्या है? तत्सम है। कैसा है? तत्सम। इसके बाद एक और बहुत शानदार ट्रिक है कि जिन शब्दों में अर्धवर्ण का प्रयोग हुआ होता है, आधे वर्ण का प्रयोग होता है, वो लगभग क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। लगभग क्या होते हैं? तत्सम। जैसे श्याम, जैसे व्याघ्र, जैसे त्याग, जैसे न्याय, इस तरह से न्याय। तो इस तरह से अधिकतर शब्द जिनमें अर्धवर्ण का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो इस प्रकार से आप तत्सम और तद्भव को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक और शानदार ट्रिक ये है कि यदि किसी तद्भव शब्द में ब है, किसमें? तद्भव में। यदि किसी शब्द तद्भव में ब है तो उसका तत्सम होती बार व हो जाता है। क्या हो जाता है? व हो जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, अगर लिखा है बंदर तो तत्सम होती बार क्या हो जाएगा? वाना। लिखा है बिजली तो हो जाएगा विद्युत। बहु, वधु, बछड़ा, वत्स, बालक, वत्स, बरात, वरयात्र। तो इस प्रकार से जिन तद्भव शब्दों में व होता है उसका अधिकतर क्या हो जाता है? व। तो ये आपके सामने तत्सम और तद्भव हुआ। अब अगला देखते हैं जिसका नाम क्या है? देशज। देखिए ध्यान दें, लिखा है देशज। जिन शब्दों में ज प्रत्यय रूप में लगा हो तो उसका अधिकतर अर्थ होता है पैदा होना। अधिकतर अर्थ क्या होता है? पैदा होना। कैसे? अंडज, अंडे से पैदा होना। स्वेदज, पसीने से पैदा होना। उद्भिज, जमीन फोड़ के पैदा होना। पिंडज, शरीर से पैदा होना। द्विज, जिसका 2 बार जन्म हो। देशज, जो देश में पैदा हो। विदेशज, जो अन्य देश में पैदा हो। जलज, जो जल में पैदा हो। इस प्रकार से जय जिस शब्द में प्रत्यय रूप में लगा हो उसका अर्थ होता है पैदा होना है, जन्म होना। तो यहां लिखा देशज। देश अर्थात जय, जो अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही परिवेश में, अपने ही माहौल में प्रचलन में हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज। या दूसरी बात समझिए
कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित पता ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे बिटोरा, बूंगा, फावड़ी, कस्सी, लोटा, बेलचा, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें प्रचलन में चले आ रहे हैं और हम भी इन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति का कोई खास पता नहीं है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, देशज। जैसे ऊट पटांग शब्द है तो ये क्या है, देशज शब्द। तो अगला आता है विदेशज शब्द। वी का अर्थ होता है अन्य, देश, और जे माने पैदा होना, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी भी विदेशी भाषा से अर्थात विदेश में पैदा हुए हो, किसी भी विदेशी भाषा से उत्पन्न हुए हो, उसको हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। यहां से निश्चित ही आपका 1-2 प्रश्न बनेगा। वो क्या बनेगा, कई बार परीक्षा में पूछा है कि बताइए आलपिन किस भाषा का शब्द है, गमला किस भाषा का शब्द है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, कारतूस किस भाषा का शब्द है, वकील किस भाषा का शब्द है, मुकदमा किस भाषा का शब्द है। इस प्रकार से 1 से 2 प्रश्न आपका अवश्य ही इसमें से आएगा। तो आप याद रखें, चाहे चीनी भाषा, वकील मुकदमा लड़ता है तो वकील और मुकदमे को दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, दोनों अरबी भाषा के, हिंदी फारसी भाषा का है, कारतूस फ्रेंच भाषा का है, रिक्शा जापानी भाषा का है, गमला पुर्तगाली भाषा का है, आलपिन पुर्तगाली भाषा का है, पपीता और पाव रोटी दोनों पुर्तगाली भाषा के हैं। इस प्रकार से आप विदेशज शब्दों को याद कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, बहुत लंबी वीडियो देखने में व्यक्ति बोर होता है, अपने आप को मतलब बोर समझता है, वैसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि बहुत छोटे छोटे, एक बड़े टॉपिक को बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांट के हम अपना स्टडी करें, ताकि आपको आनंद भी आता रहे और साथ के साथ याद भी होता रहे। तो आज की हम इस क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं कि शब्द क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिसका सार्थक अर्थ होता हो उसको हम शब्द कहते हैं। और शब्द का निर्माण उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से होता है। और किसी भी शब्द में विकार या परिवर्तन इन चारों से होता है, लिंग, वचन, काल और कारक से। और रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के शब्दों को पढ़ा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 प्रकार के शब्दों को जाना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और ये आगामी परीक्षा में निश्चित ही यहाँ से 1-2 प्रश्न आपका अवश्य बनेगा। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको कहीं भी कोई शंका है, किसी प्रश्न पर कोई डाउट है या कोई हमारी कमी है, तो मुझे कमियों से अवगत अवश्य कराएं। भले ही किसी अच्छाई का कमेंट ना करें, क्योंकि मैं समय रहते उस कमी को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और आपके फीडबैक मेरे लिए एक रामबाण साबित होंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए कमेंट, आपके द्वारा दिए गए फीडबैक ही मेरे लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आशा करता हूं आप मुझे निश्चित ही नए सुझाव देंगे और मेरी कमियों से अवगत कराएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।